हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट विनोद शर्मा अपने चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और ताज़ा जजमेंट्स माननीय सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट्स की और सब ऑर्डिनेट जुडिशरी की लेकर आता हूं, जिसमें नए नए लॉ पॉइंट्स जुड़े होते हैं, नए नए लॉ के एंगल होते हैं उसमें। तो ये सब मैं आपके लिए लेके आता हूं ताकि आपकी लीगल नॉलेज बढ़े, आप लीगली अपडेट रहें और अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहें। तो दोस्तों, इसी कड़ी में आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं ओवरसीज मेडिक्लेम पॉलिसी पर माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मेरी आपसे रिक्वेस्ट कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगें तो आप उनको लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबाएं ताकि नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। ये एक सिविल अपील नंबर 8386 2015 की है, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने आई है और इसका डिसीजन अभी हाल ही में आया है। केस का टाइटल है मनमोहन नंदा, इसमें अपलेंट है वर्सेस यूनाइटेड इंडिया अश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एंड अनदर्स। तो दोस्तों, इस केस के जो फैक्ट्स हैं वो मैं आपको बताता हूं कि जो इसमें अपलेंट है मनमोहन नंदा, ये एक ओवरसीज मेडिक्लेम पॉलिसी खरीदते हैं रेस्पोंडेंट नंबर 1 से, और इसकी अवधि होती है दोस्तों 19 मई 2009 से लेकर 1 जून 2009 तक की ये पॉलिसी होती है। शॉर्ट टर्म पॉलिसी होती है और ये खास पर्पज़ के लिए ये पॉलिसी ली गई थी क्योंकि एपेलेंट को अपनी फैमिली के साथ यूएस से जाना था अपनी सिस्टर इन लॉ की बेटी की शादी में शरीक होने के लिए। तो उन्होंने जो है प्रिकॉशन लेते हुए, क्योंकि वो पहले ही डायबिटीज़ के पेशेंट थे, तो उन्होंने प्रिकॉशन लेते हुए ये पॉलिसी ली ताकि जो है अगर अब्रॉड में उनको कोई मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़े, क्योंकि जो यूएसए में मेडिकल ट्रीटमेंट है बहुत ही कॉस्टली होता है, तो इसलिए उन्होंने प्रिकॉशन लेते हुए ये पॉलिसी खरीदी। दोस्तों, पॉलिसी देने से पहले इंश्योरेंस कंपनी ने उनका एग्जामिनेशन किया, मेडिकल एग्जामिनेशन में पता किया कि उनको कौन कौन सी बीमारी है। तो जो चीज़ सामने आई वो ये थी कि उनको डायबिटीज़ टाइप 2 की बीमारी है, जो और उनको जो डॉक्टर उनका एग्जामिनेशन कर रहे थे, डॉक्टर जितेंद्र जैन, ये भोपाल में इनका एग्जामिनेशन हुआ। डॉक्टर जितेंद्र जैन को इंश्योरेंस कंपनी ने 2 क्वेश्चन पूछे कि क्या इनको कोई इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम की कोई इनको प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम टेस्ट की ज़रूरत है इनको, और क्या, और दूसरा क्वेश्चन ये था कि अगर ये विदेश जाते हैं तो वहाँ पर क्या कोई ऐसी इमरजेंसी इलनेस हो सकती है। तो डॉक्टर जितेंद्र जैन ने इन चीज़ों को कहा कि इनकी बाकी सभी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं और ऐसी कोई संभावना नज़र नहीं आती, सिवाय इनको जो है डायबिटीज़ टाइप 2 की बीमारी है जिसके लिए ये मेडिसिन ले रहे हैं। तो दोस्तों, प्रपोजल फॉर्म भरने के बाद प्लेंटिफ जो इसमें अपलेंट है उन्होंने प्रपोजल फॉर्म भरा और उसके बाद कंपनी ने उनको इंश्योरेंस पॉलिसी इशू कर दी। तो दोस्तों, उसके बाद वो 19 मई को, यानी कि पॉलिसी जिस दिन लागू हुई थी वह उसी दिन जो है वो अपनी फैमिली के साथ अपलेंट है वो सैन फ्रांसिस्को की फ़्लाइट पकड़ते हैं दिल्ली एयरपोर्ट से रात को करीब 1 बजे, और अगले दिन 2 बजे वो सैन फ्रांसिस्को पहुंच जाते हैं फैमिली के साथ वेडिंग में शरीक होने के लिए। लेकिन दोस्तों, जैसे ही वो सैन फ्रांसिस्को के एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं कस्टम क्लियरेंस के बाद, तो उनको जो है कमज़ोरी महसूस होने लगती है और वो उनको जो है पसीना आने लगता है और उनको जो है हार्ट अटैक एयरपोर्ट पे आ गया। उसके बाद जो उनकी वाइफ थी उनके साथ, उनको जो है जो एयरपोर्ट पे उनको
इनिशियल मेडिकल ट्रीटमेंट हेल्प जो है मुहैया करवाई गई और उसके बाद उनको जो मिल्स पेनिनसुला मेडिकल सेंटर है सैन फ्रांसिस्को में, वहाँ पर उनको शिफ्ट किया गया और उनकी 2 एंजियोप्लास्टी सर्जरी हुई। एक 19 मई 2009 को हुई और दूसरी सर्जरी उनकी हुई 22 मई को 2009 को। और उनके जो हार्ट के वेसल्स थे उनमें 3 स्टंट डाले गए ताकि उनकी ब्लॉकेज को रिमूव किया जा सके। तो दोस्तों इसका जो है उनका भारी भरकम बिल आया और ख़ास तौर पे जो यूएस में, क्योंकि मेडिकल ट्रीटमेंट बहुत ही महंगी है, इसके चलते उनका जो है करोड़ों में वहाँ पे बिल आया। अगर मैं आपको बताऊं कि उनके जो चार्जेस थे यूएस डॉलर के हिसाब से 2,41,932 रुपये के चार्जेज उनके मेडिकल ट्रीटमेंट पे आए और जो 45 रुपये पर डॉलर के हिसाब से जो बनते हैं वो 10,88,06,940 रुपये का उनका टोटल बिल आया। तो दोस्तों उन्होंने जो है वापस आकर अपना बिल क्लेम किया, इंश्योरेंस कंपनी को अप्रोच किया, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने उनको कोई भी क्लेम देने से मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने इंश्योरेंस कंपनी ने कहा कि हमारी पॉलिसी जो प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशंस हैं और जो उनकी कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको कवर नहीं करते और ये पहले से ही इनको जो है हाइपरलिपिडेमिया की बीमारी है और उसके लिए जो है ये स्टैटिन्स नाम की मेडिसिन ले रहे थे, लेकिन ये चीज़ें इन्होंने इंश्योरेंस कंपनी को नहीं बताई उस टाइम और ये डिस्क्लोज नहीं किया। अपनी जो प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन थी उसको इन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया, इसलिए इनका जो क्लेम है वो इंश्योरेंस कंपनी देने के लिए लायबल नहीं है। दोस्तों उसके बाद जो अपलेंट है वो नेशनल कंज्यूमर कमीशन में जाते हैं और नेशनल कंज्यूमर कमीशन का भी यही फैसला आता है कि उन्होंने अपनी मेडिकल कंडीशन को छुपाया। सिर्फ उन्होंने डायबिटीज़ मेलिटस का जिक्र किया, जबकि जो उनको वो पहले से जो है हाइपरलिपिडेमिया के पेशेंट हैं, उसकी मेडिसिन ले रहे हैं, ये उन्होंने इसमें नहीं बताया। और अगर मैं बताऊं आपको कि जो नेशनल कंज्यूमर कमीशन ने जो फैसला दिया था, उन्होंने कहा कि इनको हाइपरलिपिडेमिया की एक प्रायर हिस्ट्री है और पेप्टिक अल्सर की डिजीज़ भी इनको साथ है और इसके साथ साथ उनको डायबिटीज़ मेलिटस की बीमारी है, लेकिन इन्होंने जो है मेडिकल अथॉरिटीज़ को जिन्होंने इनका एग्ज़ामिन किया था उनको ये चीज़ें नहीं बताई। इसलिए ये जो है एक यूबेरिमा फाइट्स के तहत ये मामला आता है, यानी कि लैक ऑफ गुड फेथ। जब हम अपनी इंश्योरेंस कंपनी को पूरा मेडिकल हिस्ट्री नहीं बताते हैं तो या जो है कुछ चीज़ छुपा लेते हैं तो वहाँ पर जो है यूबेरिमा फाइट्स की जो डिक्टम होती है वो इस्तेमाल होती है, यानी कि लैक ऑफ फेथ की। तो इन ऑब्जर्वेशंस के साथ माननीय कंज्यूमर कमीशन ने, नेशनल कंज्यूमर कमीशन ने उनका क्लेम पास नहीं किया और उनको जो है उनकी पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया। तो दोस्तों उसके बाद जो अपलेंट है इसमें मनमोहन नंदा, वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने जाते हैं, नई पिटीशन लगाते हैं सिविल अपील की और जो है उनके सामने अपनी दलीलें देते हैं दोबारा कि क्योंकि जो है मेडिकल जो उनका बीमारी हुई एयरपोर्ट पे वो सडन थी और जो ये हाइपरलिपिडेमिया की जो दवाई होती है स्टैटिन्स, वो बहुत ही नॉर्मली लोग यूज़ करते हैं, वो कोई स्पेसिफिक दवाई नहीं है, तो इसलिए उनका क्लेम पास किया जाए। और उन्होंने ये भी कहा कि क्योंकि पूरा मेडिकल बोर्ड इंश्योरेंस कंपनी ने बिठाया था उनका बीमा पॉलिसी इशू करने से पहले, इसलिए जो है उन्होंने अपनी तरफ से
कुछ नहीं छुपाया। तो दोस्तों इस संबंध में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दोनों तरफ की आर्ग्यूमेंट सुनी और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये इंश्योरेंस कंपनी का काम है, जब वो मेडिकल एग्जामिनेशन कर रहे हैं किसी पेशेंट का इंश्योरेंस देने से पहले, तो ये इंश्योरेंस कंपनी का काम है कि वो पूरी मेडिकल हिस्ट्री जांचें, उनका प्रॉपर एग्जामिनेशन करें और जो चीज़ वो नहीं बता रहे हैं मान लो, तो वो चीज़ों को एक्सप्लोर करें, उसको डिटेक्ट करें, और ये इंश्योरेंस कंपनी की जिम्मेवारी है। दूसरा, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो मेडिक्लेम की पॉलिसी होती है, जो ओवरसीज़ खासतौर पे जो मेडिक्लेम की पॉलिसी है, वो इसी चीज़ के लिए होती है कि अगर आपको कहीं भी ट्रैवलिंग के दौरान कोई सडन मेडिकल इमरजेंसी आती है, कोई हार्ट अटैक आता है या आप कोलैप्स हो जाते हैं, तो अगर ये पॉलिसी उस स्थिति को कवर नहीं करेगी तो इसका फिर ऑब्जेक्ट क्या है। और तीसरा, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक और बड़ा महत्वपूर्ण इसमें ऑब्जर्वेशन किया है कि जो मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया गया था उसमें जो चीज़ें सामने आई वो पूरी की पूरी बताई गई थी पहले, और एक जो हाइपरलिपिडीमिया की जो मेडिसिन है वो प्री एग्जिस्टिंग में नहीं आती हैं, इसलिए आप इस क्लेम को रेपुडिएट नहीं कर सकते, आप इस क्लेम को रिजेक्ट नहीं कर सकते। इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे इसमें केसेस कोट किए डिसीजन से पहले, और ये कहा कि इफ़ द इंश्योर्ड सफर्स ए सडन सिकनेस और ailment which is not expressly excluded under the policy, a duty is cast on the insurer to indemnify the appellant for the expenses incurred thereunder। कि अगर कोई सडन मेडिकल इमरजेंसी आती है तो पॉलिसी में तो वो कवर होनी ही चाहिए, आप उसको पॉलिसी से कैसे एक्सक्लूड कर सकते हैं। इसलिए ये पूरे एक्सपेंसेस आपको जो है appellant को देने पड़ेंगे। और बाद में उन्होंने जो जजमेंट दी है अपनी इस केस में, उन्होंने कहा कि पूरा पैसा 1 महीने के अंदर इंश्योरेंस कंपनी appellant को 6% इंटरेस्ट के साथ पे करे। और क्योंकि ये जो है राशि डॉलर में दी जानी है, तो 45 रुपीज़ पर डॉलर के हिसाब से आप इसको कैलकुलेट करें, और जो भी लेसर अमाउंट होगा वो आप appellant को 1 महीने के अंदर अंदर पे करें, और जो है उसके साथ 6% का ब्याज भी जोड़कर आप दें उसको। और दोस्तों माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसमें 1 लाख रुपए का जो लिटिगेशन कॉस्ट था appellant की तरफ से, वो भी जो है उन्होंने रेस्पोंडेंट्स पर लगाया है, ताकि जो है 1 लाख का मुआवजा उनको अलग से